इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन। और आज हम लोग एक एक कोशिश करते करते रोटेशनल मोशन के आखिरी वीडियो पे आ चुके हैं। आज मेरा रोटेशनल मोशन का आखिरी वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्योर रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। बच्चों, मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है और इस चैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स और इस चैनल का नाम है मेरे पिताश्री की पाठशाला। तो बच्चों, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन और ये हमारा बिल्कुल आखिरी टॉपिक है रोटेशनल मोशन का। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग धीरे धीरे चलते हुए एक के बाद एक वीडियो बनाते हुए रोटेशनल मोशन के बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब आपको रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा रोलिंग मोशन का कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाता हूं, फिर उससे उधर पे आता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। हमने अभी तक रोलिंग मोशन पढ़ा है। रोलिंग मोशन क्या था? रोलिंग मोशन में प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग में एक बॉडी थी जो हमारी रोल कर सकती है। वो हमारी किसी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रोल कर रही है और उसकी वेलोसिटी है हमारी बच्चों v और एंगुलर वेलोसिटी है हमारा ओमेगा। ठीक है, ये इसका पॉइंट P है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका है P और ये है ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि इसकी जो हर एक पार्ट की जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी वो होगी v, इस तरीके से। ठीक, और एंगुलर वेलोसिटी की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी हमारी होगी टेंजेंशियल और वो होगी हमारी r ओमेगा। ये हो गई r ओमेगा। अब प्योर रोलिंग का कंसेप्ट जो हमारा कहता है वो ये कहता है बच्चों, प्योर रोलिंग का कंसेप्ट जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि जब ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही होती है तो उस समय उस बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है 0। ये है कंसेप्ट हमारा। ठीक है, ये है हमारा कंसेप्ट कि जब कोई बॉडी हमारी प्योर रोलिंग में होगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी हमारी 0। ठीक है, यानी कि ये v और ये r ओमेगा एक दूसरे को के बिल्कुल बराबर होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं v बराबर r ओमेगा। ठीक है, केवल यही नहीं होता। अब मान लो ग्राउंड हमारा चल रहा होता तो सिचुएशन बदल जाती। ये मैं आपको प्योर रोलिंग में वेलोसिटी के कंसेप्ट में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हुई हमारी बात यहां पर आकर के इस तरीके से। अब देखिए एक्सीलरेशन के टर्म में अगर हम इसी चीज को देखें तो ये देखिए ये हमारी हो गई बॉडी जो कि प्योर रोलिंग में है और ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड का। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन है a और एंगुलर एक्सीलरेशन है इसका अल्फा। तो इस पॉइंट का जो लीनियर एक्सीलरेशन होगा वो बच्चों होगा हमारा a और एंगुलर एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस पॉइंट का होगा हमारा r अल्फा। ठीक है, इसके ऊपर एक और एक्सीलरेशन होगा जो कि इस तरीके से होगा, वो होगा हमारा ac और इसका कंसेप्ट बच्चों होता है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। देखिए ये होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 0। नेट एक्सीलरेशन नहीं, केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल ये वाला एक्सीलरेशन और नेट एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमारा रहेगा ही रहेगा। तो हमारा नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा हमारा 0। तो यहां से जो कंसेप्ट बनता है नेट एक्सीलरेशन कितना है a माइनस r अल्फा। ये हमारा नेट एक्सीलरेशन है, ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a बराबर r अल्फा, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, a बराबर r अल्फा ये हमारा आ जाएगा। यानी कि हमारा जो है यहां पर क्या है, ये पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारा 0 है, यानी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है और यहां पर एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, ये हम कह सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर दोनों ये बॉडी हो गई, ये ग्राउंड हो गया, इनके बीच में कोई हमारा रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है।
और जब रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी हमारी प्योर रोलिंग में है तो सरफेस के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो है फ्रिक्शन हमारा जीरो होता है। ठीक है, फ्रिक्शन हमारा जीरो होता है। तो यहां पर आप देखिए, नोट करिए, इन प्योर रोलिंग, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो। ठीक है, ये हमारी बात है, ये बात हमारी सही है, लेकिन ये बात सिर्फ सही है हमारी हॉरिजॉन्टल रोलिंग मोशन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग मोशन में ये बात हमारी सही है, लेकिन ये बात हमारी पूरी तरीके से फेल हो जाती है जब हमारा रोलिंग मोशन होता है इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे जब हमारा रोलिंग मोशन होता है तो हमारी बात ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होती। वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स रहता ही रहता है, और वो चाहे हमारा कंडीशन रोलिंग विद स्लिपिंग का हो या प्योर रोलिंग का हो। तो चलिए आइए मैं दिखाता हूं कैसे। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे कि हमारा वहां फ्रिक्शन जो है प्रेजेंट रहता है और फिर भी हमारा जो है प्योर रोलिंग होता है इंक्लाइंड प्लेन पे। तो सबसे पहले बच्चों हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि स्मूथ है। ठीक है, जो कि है हमारा स्मूथ। तो देखिए ये हमारे पास एक इस तरीके से ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की हाइट है h, इंक्लिनेशन एंगल है हमारा थीटा ही लेते हैं, थीटा। ठीक है, इसकी ये लेंथ यहां से यहां तक है s, और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टॉप पे जो कि हमारा रोल कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, अभी हमारा सरफेस है स्मूथ। ठीक है, फ्रिक्शन लेस स्मूथ सरफेस है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, इसके ऊपर हमारी फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी। देखिए एक फोर्स तो लगेगी mg और दूसरी फोर्स लगेगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा mg, ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हमारा ऐसे आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। अब ये नेचुरली नीचे आएगा, किस फोर्स की वजह से नीचे आएगा, mg sin थीटा। ठीक है, mg sin थीटा। अब ये नीचे कैसे आएगा बच्चों, ये स्लाइड करते हुए नीचे आएगा, रोटेट करते हुए नहीं आएगा, क्योंकि इसको रोटेशन देने के लिए कोई फोर्स नहीं है। रोटेशन के लिए क्या हमको चाहिए होता है, रोटेशन के लिए चाहिए होता है टॉर्क, और टॉर्क हमको मिलेगा किसी फोर्स से। तो यहां कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो इस बॉडी को हमारे टॉर्क दे। देखिए कैसे, ये हमारे पास बॉडी है, इसके ऊपर एक हमारा फोर्स ऐसे काम कर रहा है, वो है हमारा mg sin थीटा, और दूसरा एक फोर्स ऐसे है जो कि है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो है। अब ये दोनों ही फोर्स हमारे जो है पास आउट हो रहे हैं सेंटर ऑफ मास से। अब बॉडी को रोटेट भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट करना है, तो क्या होगा कि जब कोई बॉडी पे लगने वाला फोर्स उसके पॉइंट एक्सिस से ही पास होता है तो टॉर्क तो देता नहीं इसको, तो इसको टॉर्क देने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो क्या होगा कि इस वजह से ये बॉडी हमारी स्लाइड करते हुए नीचे आएगी। यहाँ पे रोटेशन मोशन इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसको फोर्स, मतलब इसको रोटेशन मोशन में लाने के लिए एक फोर्स होना चाहिए। अब वो फोर्स हमारा कहां से मिलेगा, वो फोर्स हमको मिलेगा अगर यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन है, ये मतलब ये बॉडी, मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन हमारा स्मूथ ना होकर के रफ है और उसके अंदर सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तभी हमको उस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको टॉर्क देगा इस डायरेक्शन में, और वो जो है रोटेट करने लगेगी, फिर रोल करते हुए नीचे आएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रोलिंग कंडीशन में भी, चाहे प्योर रोलिंग हो चाहे रोलिंग में स्लाइडिंग हो, हमारा फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट रहता ही रहता है और उसका एक अपना एग्जिस्टेंस रहता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब क्या हुआ कि हम जो है स्मूथ हटा करके इसी बॉडी को हम क्या करते हैं, रफ, ठीक है, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे हम रख देते हैं। रफ इंक्लाइंड प्लेन पे हमने इसको रख दिया। अब रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखने पे यहां पर कोफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन हमारा म्यू है, तो उस कारण से इसके ऊपर यहां पर इस तरीके से एक फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में F लगेगा और ये F हमको जो है इस तरीके से टॉर्क देगा, जिससे बॉडी हमारी रोटेट करने लगेगी। ठीक है, बॉडी हमारी रोटेट करने लगेगी। अब हम यहां पर जो केस स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे सिर्फ प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन की, स्लिपिंग की नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये हमारी नीचे आ रही है। ठीक है, बॉडी हमारी रोल करते हुए नीचे आ रही है और प्योर रोलिंग में नीचे आ रही है। तो इसकी कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, इसको ऊपर से नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम कितना होता है और फ्रिक्शन फोर्स जो ये है वो कितना होता है, ये सब हम देखते हैं और देखिए उसका कैसे कैलकुलेशन होगा, कैसे उसका डेरिवेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब ये बॉडी प्योर रोलिंग में है तो यानी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रही है, और मैंने आपको बता रखा है कि जब हमारी कोई बॉडी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में हो तो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों कंसेप्ट लगता है। ठीक है, दोनों कंसेप्ट लगता है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं ट्रांसलेशनल मोशन का कंसेप्ट। देखिए, बॉडी नीचे आ रही है, mg sin थीटा इधर, f उधर, तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन होगी टॉर्क बराबर I अल्फा से मिलेगी। टॉर्क हो गया F इंटू आर बराबर I अल्फा, और जब हमारी बॉडी प्योर रोलिंग में है तो हमारा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू A बाई आर हो जाएगा। हम यहां रख देते हैं A बाई आर, तो F हो जाएगा हमारा I A बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से ही हो गया। ठीक है, F की ये वैल्यू हम यहां रखते हैं, तो देखिए क्या आ रहा है, mg sin थीटा, ठीक है, माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर बराबर ma, इसको इधर ले गए तो बच्चों क्या होगा हमारा, mg sin थीटा बराबर, ठीक है, m प्लस आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू ए, ये आ गया, यानी कि a हमारा आ जाएगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों आ गया। अगर हम इसको ऊपर नीचे m से डिवाइड कर दें तो हमारा जो a का फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा एक्सेलरेशन का जो है हुआ फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम इधर नोट कर लेते हैं, अभी इसका हमें काम पड़ेगा। तो देखिए, a हो गया हमारा g sin थीटा अपॉन m प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। ठीक, अब बच्चों जरा हम एक्सीलरेशन के जो है एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो देखिए, g हमारा कांस्टेंट, किसी टाइम पे, हर टाइम पे हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कांस्टेंट यानी थीटा कांस्टेंट, तो ये भी साइन थीटा भी कांस्टेंट हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कांस्टेंट रहेगा, m कांस्टेंट रहेगा, r कांस्टेंट रहेगा, यानी ये पूरी वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। इसका मतलब a हमारा हो गया कांस्टेंट। ठीक है, a हमारा हो गया कांस्टेंट। ठीक, अब बच्चों जब भी हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। ठीक, तो अब क्या होगा, इस एक्सेलरेशन की वजह से जब बॉडी हमारी नीचे आएगी प्योर रोलिंग में तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ये हम कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके, और देखिए वो क्या आता है, तो वो है हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमने ये फॉर्मूला यूज किया और देखते हैं क्या आता है। हमको निकालना है v, u हमारा है 0, बॉडी ऊपर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, 2a, a हमारा ये है, हम इसको यहां रख देते हैं, तो आ गया g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू s, ये आ गया हमारा। ठीक है, s आ गया। अब s को जरा देखते हैं, s को जरा देखते हैं, क्या ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों इसमें देखें इस ट्रायंगल में, तो साइन थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है h अपॉन s, यानी s आ गया हमारा h अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं v स्क्वायर बराबर 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाई
1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू एस की जगह हम लिख देते हैं एच बाई साइन थीटा, तो आ गया एच बाई साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कुल मिला के आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों आया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अभी ये वेलोसिटी स्क्वायर में है, स्क्वायर इसका हम हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, और ये हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी जब ये पूरी तरीके से ये बॉडी रोल करते हुए नीचे ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, ये उस समय इसकी वेलोसिटी होगी। इसको भी हम इधर लिख लेते हैं। तो देखिए वेलोसिटी हमारी क्या आई, वेलोसिटी जो आई हमारी, वेलोसिटी बच्चों कुछ इस तरीके से आई कि 2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, अब देखिए एक्सेलेरेशन निकल गई, वेलोसिटी निकल गई। अब देखते हैं टाइम इसको नीचे तक आने में कितना लगेगा। टाइम जैसे ऊपर से नीचे तक आएगा तो कुछ इसका टाइम लगेगा, तो टाइम भी बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके। तो देखते हैं हमारा उसमें से कौन सा इक्वेशन हम टाइम वाला यूज करेंगे जिसमें टाइम हमारा है। तो देखिए टाइम वाला एक इक्वेशन यूज करेंगे, वो यूज करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर s। s हमारा ये इस तरीके से हमने इसको लिख दिया s, u है 0, टाइम कुछ होगा प्लस 1/2 a है ये, तो आ गया हमारा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, और यहां आ गया t स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए आ गया g साइन थीटा, ठीक है, g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इक्वल टू 2s, इस तरीके से आया। अब इससे और इसके साथ आएगा हमारा टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर आ गया इस तरीके से। अब देखिए इसको हम आगे करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो रहा है 2s 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए s की अभी वैल्यू हमने निकाली थी, तो s आया था हमारा h बाई साइन थीटा, ऐसे आया था। तो s की जगह हम लिख देते हैं h बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा एक साइन थीटा से, ऐसे इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए निकला t का t स्क्वायर निकला, ये निकला t स्क्वायर। अब हम t निकालेंगे तो इसका लगा देंगे अंडर रूट, इस तरीके से अंडर रूट लग जाएगा। अब देखिए फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन साइन थीटा 2h अपॉन जी 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, और ये हुआ हमारा बच्चों इसका अंडर रूट, ये हुआ इसका बच्चों फाइनल एक्सप्रेशन टाइम का। ऊपर से नीचे आने में जो टाइम हमारा लग रहा है वो हमारा इतना लग रहा है। तो बच्चों टाइम को भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, और टाइम आ गया हमारा 1 अपॉन साइन थीटा 2h अपॉन जी 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम का जो हो गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसमें एक एक्सप्रेशन जो है बचा, और वो है फ्रिक्शन का। उसकी बात करने से पहले, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो उसकी बात करने से पहले जरा हम इन तीनों को ध्यान से जरा एनालाइज कर लें, और इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं चलिए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सब, चाहे ये फार्मूला हो, चाहे ये फार्मूला हो, चाहे ये फार्मूला हो, तीनों में एक चीज कॉमन है हमारी जो है एक फैक्टर आ रहा है, वो आ रहा है आई अपॉन एम आर स्क्वायर, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये फैक्टर डिनोमिनेटर में है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में है, और यहां ऊपर है। ठीक है, नीचे नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का है, मतलब डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई यदि हमारा कम होगा तो ए बढ़ेगा, आई कम होगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन आई यहां कम होगा तो टाइम हमारा कम लगेगा। ये सीधी बात हमको यहां से दिख रही है। ठीक है, आई कम होगा ए बढ़ेगा, आई कम होगा वी बढ़ेगा, आई कम होगा तो टाइम कम लगेगा। उल्टा चले, आई ज्यादा होगा तो ए कम होगा, आई ज्यादा होगा तो वी कम होगा, आई ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। किस चीज में टाइम कम लगेगा? ऊपर से नीचे तक आने में।
ठीक है। ऊपर से नीचे तक आने में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली आई पे, क्योंकि जी साइन थीटा देखिए सब में कॉमन है, एच फिक्स है, बाकी सब चीजें फिक्स है, सिर्फ आई ही हमारा बॉडी के हिसाब से बदलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप एक चीज यहां पर ऐसे नोट कर लीजिए और फिर देखिए उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, उस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, आई यानी कि क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे लिख लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई। ठीक है, आई जब हमारा ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन हमारा कम होगा, वेलोसिटी हमारी कम होगी और टाइम होगी हमारी ज्यादा। ठीक है, मतलब क्या एक्सीलरेशन कम होगा, मतलब ऊपर से नीचे आने पे एक्सीलरेशन हमारा कम होगा जब हमारा आई जो है वो आई हमारा ज्यादा होगा तो हमारा एक्सेलेरेशन कम होगा, वेलोसिटी कम होगी, टाइम ज्यादा होगा। उल्टा चलो, जब हमारा आई किसी बॉडी का कंपैरेटिवली कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और टाइम उसका हो जाएगा कम। ये हमारा सीक्वेंस चलता है। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस चलता है। इसको अगर आप समझ गए हैं तो इस पे जो है बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी जेईई और नीट में, वो आराम से हो जाएंगे। अब मैं आपको इसका दिखाता हूं जादू, इस चीज को आप ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ी देर वीडियो पॉज करके सोच लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, देखिए अब हम जो है हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि अधिकतर बुक्स में भी दे रखा है, लोग करवाते भी हैं, कि हमारे पास एक रिंग है, एक डिस्क है, एक सॉलिड स्फीयर है और उसको और सबका रेडियस और मास सेम है और उसको हमने जो है एक इंक्लाइन प्लेन पे रोल करा रहे हैं। तो कौन सा पहले पहुंचेगा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन किताबों में भरे हुए हैं। तो वो इसी कंसेप्ट से हमारे सॉल्व होते हैं और देखिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से सॉल्व होते हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन सा अधिकतर जो हमको मिलता है, एक तो हमें मिलता है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर, फिर उसके बाद होता है हमारा हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर होता है, फिर हमारा एक आता है सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, और फिर आता है हमारा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, और फिर आता है हमारा डिस्क और सबसे लास्ट में आता है रिंग। ठीक है, अगर सबका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो इसका होता है 2/5 mr², इसका होता है 2/3 mr², इसका होता है हमारा mr²/2, इसका होता है mr², और डिस्क का होता है mr²/2 और इसका होता है mr²। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो आते हैं कि हमने जो है रिंग और डिस्क को एक साथ छोड़ दिया तो कौन पहले पहुंचेगा, कौन ज्यादा आएगा, वो इसके बेस पे हम कर सकते हैं अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर हम लिखते हैं स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, और फिर उसके बाद हम देखिए हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको हम जो ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब जिसका कम है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा। अब देखिए क्या हो गया, ये हमारा हो गया सॉलिड स्फीयर, इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है डिस्क। ठीक है, डिस्क का जो होता है वो होता है mr²/2, फिर आता है हमारा हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर, उसका होता है हमारा 2/3 mr²। ठीक है, और फिर आता है हमारा रिंग, वो होता है mr²। सिलेंडर मैंने छोड़ दिया क्योंकि आपको पता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरीके से होता है। तो हमारा हो गया स्फीयर, ये हो गया डिस्क, ये हो गया हॉलो स्फीयर, ये हो गया रिंग। अब यदि सारे एक साथ छोड़ दिए जाते हैं तो नीचे आने पे क्या होगा, किसका एक्सेलरेशन किस रेंज में होगा वो देख लीजिए। देखिए AS एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्क, फिर आएगा हॉलो स्फीयर और फिर होगा रिंग। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर is greater than acceleration of disk, is greater than acceleration of hollow sphere, greater than acceleration of ring। यही सीक्वेंस हमारा रहेगा वेलोसिटी में। ठीक है,
यही सीक्वेंस हमारा वेलोसिटी में रहेगा। वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिंग। ठीक है, लेकिन टाइम देखिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा। टाइम जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है लगभग आई के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब अंडर रूट लगा है, लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट जो है सेम पड़ रहा है। यदि वो कम है तो जो हमारा जो टाइम भी कम होगा, यदि आई ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा होगा। तो देखिए क्या हुआ, यहां पे आई कम है तो टाइम हमारा कम लगेगा। टाइम फॉर स्फीयर इज लेस देन टाइम फॉर डिस्क, टाइम फॉर हॉलो स्फीयर एंड टाइम फॉर रिंग। ये हमारा सीक्वेंस चलता है। इसको आप बहुत ठंडे दिमाग से एनालाइज करिएगा। एक बार में अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार में थोड़ा सोचिएगा आराम से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप एनालिसिस कर लीजिएगा। और जो बच्चे 1-2 साल पुराने हैं या ड्रॉप ईयर में हैं तो उनको इस सब बात का एनालिसिस करना आता है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं और समझा देता हूं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ जाओगे, आपका टाइम बचेगा, रैंक अच्छी आएगी, रैंक अच्छी आएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक जो है डिस्क है और एक स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर है, सुन लीजिए, एक स्फीयर है सॉलिड और एक सॉलिड लिख देते हैं, सॉलिड स्फीयर है और एक डिस्क है। ठीक है, सेम मास है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, रेडियस r है। ठीक है, और उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, छोड़ दिया जाता है इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आने के लिए डाउन। तो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ देयर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ देयर एक्सेलरेशन। आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखे थे। ए था हमारा g इज लेस देन a, s इज लेस देन a, d, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था हमारा g इज ग्रेटर देन a, s इज ग्रेटर देन a डिस्क। तीसरा ऑप्शन कुछ इस तरीके से था कि a, s इज लेस देन g इज लेस देन a, d। और ऑप्शन डी हमारे पास था कि ए एस इज लेस देन ए डी एंड लेस देन जी। ये इस तरीके से हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे और इसमें हमें देखना था। ठीक है, अब बच्चों देखिए जब भी हमारी कोई चीज ग्रेविटी के अंदर सॉल्व करती है तो उसकी एक होती है या तो उसका एक्सेलरेशन जी होगा या जी से कम होगा। जी को क्रॉस कभी नहीं कर सकता, ये बात मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बता चुका हूं। ठीक है, तो जी सबसे बड़ा होगा तो यही वाला ऑप्शन हमारा है कि जी सबसे बड़ा। अच्छा, जी बड़ा यहां पर भी है तो देखिए जी सबसे बड़ा होगा, यहां पर भी है, दोनों में से देखते हैं। फिर देखिए हमारा एक्सेलरेशन के बीच में बात आ रही है तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर और डिस्क में स्फीयर का कम होता है, यानी आई ऑफ स्फीयर इज लेस देन आई ऑफ डिस्क। इस वजह से एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। ये हमारी कंडीशन एक इस तरीके से बनेगी। ठीक है, और फिर हमारा g तो सबसे बड़ा होना है तो ऑप्शन हो गया g इज ग्रेटर देन as इज ग्रेटर देन ad। ये हमारा होगा इसका आंसर और ये हमारा सेकंड वाला इसमें मिल रहा है। ठीक है, ये सेकंड वाला हमारा मिल रहा है। अब इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं और घुमा घुमा के दे सकता है। अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो सोचते रह जाओगे, वरना करके आगे बढ़ जाओगे, अच्छी रैंक लाओगे। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई इसकी खत्म। अब बच्चों आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और वो होता है हमारा फ्रिक्शन का इंक्लाइन प्लेन पे। ठीक है, फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट है इंक्लाइन प्लेन पे, उसको देखते हैं कि हमारा कंसेप्ट फ्रिक्शन का क्या है। ठीक, बच्चों देखिए जैसा कि आपको पता है फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन किसी भी मोशन में हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक फ्रिक्शन होता है बच्चों हमारे पास स्टैटिक और दूसरा बच्चों होता है हमारा काइनेटिक। दो तरीके के फ्रिक्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है, स्टैटिक और काइनेटिक। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमारा काइनेटिक होता है और स्टैटिक क्या होता है, ये एडजस्टेबल होता है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू तक जाती रहती है और कुछ भी हो सकती है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये होता है इसको हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन।
ठीक है, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों हमारी म्यू एन। ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चों होती है हमारी म्यू एन। और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये एडजस्टेबल होता है, ये कम भी हो जाता है, ज्यादा भी जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है इंक्लाइन प्लेन के रोलिंग मोशन में, क्वेश्चन आता है पूरा दे दिया सिस्टम, ये एम है, आर है, एच हाइट है, थीटा एंगल है, फलाना ढिमाका। अब लास्ट में दे दिया था कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। और बच्चे तड़ाक से क्या करते हैं, एफ बराबर म्यू एन लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा, और ये ऑप्शन में आपको दिया होगा और ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये हो जाएगा गलत। अब हमको बात को समझना है। मैंने आपको फोर्सेस इन प्योर रोलिंग में जो पूरा बता रखा है डिटेल में, कि हमारा जो है रोलिंग मोशन के लिए, प्योर रोलिंग मोशन के लिए, रोलिंग हो या प्योर रोलिंग के लिए, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो स्टैटिक वर्क करता है और इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन से। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा कम होती है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से, तो ये हमेशा रहेगा कम। अब हम इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे और हमारा कैसे आएगा, चलिए वो देखिए। ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, इसको हम एफ के लिख देते हैं। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम बिल्कुल स्टार्टिंग में चलेंगे जहां से हमने इसके डेरिवेशन स्टार्ट किए थे, है ना, डेरिवेशन इसके स्टार्ट किए थे, वहीं पे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। पहला जो हमने इक्वेशन बनाया था वो बनाया था एम जी साइन थीटा माइनस एफ इजिकल टू एम ए। सबसे पहले हमने ये बनाया था, हमको निकालना है एफ, हमको निकालना है एफ। तो देखिए एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा माइनस, ठीक है, एम ए, ये हो गया। अब एक ही वैल्यू हमारे पास ये है, हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर, यही है, ये हमने रख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से एम जी साइन थीटा हम ले लेंगे कॉमन, अंदर आया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, और ये बच्चों होगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग मोशन या प्योर रोलिंग। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, यही हमारा होगा। हम जरा इसको इधर नोट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे बाद में। तो एफ आ गया हमारा एम जी साइन थीटा, ठीक है, आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये हमारा हो गया एफ, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग मोशन, और ये है हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। अब जो है रोलिंग मोशन होने के लिए हमेशा जो है एफ जो है वो होना चाहिए इससे कम या इसके बराबर, बराबर बहुत कम होता है, कम ही होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो इसलिए हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये हमारा कम होना चाहिए, ये हो गया एफ इज लेस देन इक्वल टू एफ के। एफ के क्या है हमारा म्यू एम जी कॉस थीटा, इस तरीके से है। देखिए एम जी से एम जी गया कट, एम जी से एम जी गया कट, कॉस थीटा को हम इधर ले आते हैं, तो बच्चों हो गया हमारा म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये आ गया। इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में किया और ये आ गया हमारा टेन थीटा, ये आ गया हमारा टेन थीटा, इस तरीके से आ गया हमारा टेन थीटा। तो बच्चों एक कंडीशन ये निकल के आती है कि अगर हमको रोलिंग मोशन चाहिए तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा इतना होना चाहिए, तभी हमारा जो है वहां पे रोलिंग मोशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर इससे कम होगा तो हमारा जो है रोलिंग मोशन पॉसिबल नहीं होगा, फिर हमारा रोलिंग प्लस स्लाइडिंग होगा या जो है प्लस स्लिपिंग होगा। ये चीज हमारी, ये कंडीशन हमारी इस तरीके से हमारी निकल के आई। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन के लिए क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए इतना फ्रिक्शन फोर्स होता है। इसमें अगर अलग अलग टाइम हमारी वैल्यू आई की कभी अलग हो गई, कभी हमको ऑब्जेक्ट बदल देगा, तो हमारा उस हिसाब से ये हमारा निकल के आ जाएगा।
और बच्चों हमारा कभी भी प्योर रोलिंग या रोलिंग मोशन में इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये नहीं होती है। इस चीज को आप ढंग से नोट कर लीजिए। अब देखिए ये पूरा कंसेप्ट हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स का। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा काइनेटिक स्टैटिक दो तरीके का होता है। स्टैटिक रोलिंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्टैटिक की वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ये होता है, स्टैटिक हमने इस फार्मूले से, इस इक्वेशन से कैलकुलेट करी जिसकी वैल्यू ये आई, ये हमेशा कम होगा। F इज ऑलवेज लेस देन एफ के। इसको हमने किया तो म्यू की वैल्यू हमारी ये आ गई। इसको आप ध्यान रखिएगा, डेरिवेशन कर करके देख लीजिएगा और ये डायरेक्ट ऐसे ही इक्वेशन में आ सकता है, एग्जामिनेशन में ऐसे आ सकता है कि कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए, ये हमको पता होगा तभी हम कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा ये हो जाएगा फार्मूला और इस फार्मूले से हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी पर जो है जेई में किसी साल एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाता हूं। उसमें जो है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और उसमें एक से ज्यादा सही हो सकते थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अब हम उसमें ऑप्शन लिखते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। अब फ्रिक्शन फोर्स के ही बारे में पता था कि एक बॉडी हमारी जो है रोलिंग मोशन इंक्लाइन प्लेन पे करते हुए नीचे आ रही है, तो उसमें हमारा जो ऑप्शन दे रखे थे वो मैं लिखता हूं वहां पे, फिर बताना उसमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन था कि फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी। ठीक है, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी। ठीक है, F इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, ये पहला ऑप्शन था हमारा। दूसरा ऑप्शन कि फ्रिक्शन इज ए डिसिपेटिव फोर्स, फ्रिक्शन इज ए डिसिपेटिव फोर्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा था कि F विल इंक्रीज, ठीक है, F विल इंक्रीज द ओमेगा एंड डिक्रीज V। ठीक, और चौथा ऑप्शन जो था हमारा इफ थीटा डिक्रीज F विल डिक्रीज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था मैं एक बार रिवाइज कर दूं फिर बताता हूं। हमको ये दे रखा था क्वेश्चन में कि एक हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है और उसके ऊपर कोई बॉडी हमारी रोल करके आ रही है और हमारा इंक्लाइन प्लेन और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन F है। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं और कौन से गलत हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जब कोई बॉडी रोल करती है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो इतना होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं होता। देखिए इन्होंने ऑप्शन में दे दिया, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे सन नहीं याद आ रहा है कब आया था, लेकिन क्वेश्चन में कई बार करवा चुका हूं बच्चों को। तो देखिए फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एफ म्यू एम जी कॉस थीटा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ठीक है, फ्रिक्शन इज ए डिसिपेटिव फोर्स। ठीक है, ये बात एकदम सही है कि फ्रिक्शन हमारा जो है डिसिपेटिव फोर्स होता है। ठीक है, मतलब ये होता है कुछ ना कुछ एनर्जी ये खाता है। लेकिन बच्चों इंक्लाइन प्लेन में ये बात सही नहीं है। अभी मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं, उसमें ये बात यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में जब रोलिंग मोशन होता है वहां पर फ्रिक्शन हमारा डिसिपेटिव फोर्स की तरह एक्ट नहीं करता है, इसीलिए इन्होंने ऑप्शन में दिया था, ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब है एफ विल इंक्रीज द ओमेगा एंड डिक्रीज वी, ये ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ, बॉडी हमारी रेस्ट से चली, स्टार्टिंग में हमारा जो है वी और ओमेगा दोनों ही था, ओमेगा तो पूरी तरीके से जीरो था। ठीक है, अब ये आगे आने लगी तो इसका एक वेलोसिटी बढ़ी, लेकिन ओमेगा इंक्रीज करने लगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि फोर्स जो है वो क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ओमेगा को बढ़ाएगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा और जो है लीनियर वेलोसिटी को कम करेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन है इफ थीटा डिक्रीज एस विल डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमारा थीटा डिक्रीज हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है। अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा
I/mr² प्लस। अब यहां पे देखिए क्या आता है, यदि थीटा डिक्रीज करेगा तो साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स हमारा यहां पर डिक्रीज करेगा। और बच्चों यही इसका आंसर है, यानी कि लास्ट वाला भी ऑप्शन सही है। देखिए पूरा का पूरा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है तभी इस क्वेश्चन का आप सही से जवाब दे पाओगे। और आईआईटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो 2+2=4 वाले क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बच्चों इसमें एक जो है लास्ट कंसेप्ट बचा है, अब मैं उसकी बात करता हूं, और वो है बच्चों हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ए कंडीशन वेयर ए बॉडी रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, यहां पे है। ठीक है, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की जो हमारी कंडीशन है, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर देखते हैं वो यहां पर अप्लीकेबल है या नहीं है। अगर अप्लीकेबल है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, और अप्लीकेबल नहीं है तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो देखिए हमारा सबसे पहले कंडीशन क्या है कि all forces should be conservative। ठीक है, मतलब हमारे जो बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही हैं, ठीक है, वो कंजर्वेटिव होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि देयर शुड बी नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हमारा जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारा नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ये हमारी तीसरी कंडीशन है। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उसके द्वारा किया गया वर्क 0 होना चाहिए, तभी हमारी एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो चौथी कंडीशन लिख लीजिए कि इफ देयर इज एनी नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स acting on body, then work done by these forces should be 0। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हमको दे रखी है 4। ये चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई करती है हमारी, तब हमारा जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट अप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब हमको यहां पर देखना है, हमको यहां पर क्या देखना है, हमको यहां पर देखना है कि ये सारी कंडीशन हमारी अप्लीकेबल हो रही है या नहीं। अगर अप्लीकेबल हो रही है तो हम देखेंगे, तब हम लगा पाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट और देखेंगे वो हमारा सही है कि नहीं। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि ऑल फोर्सेस शुड बी कंजर्वेटिव, मतलब हमारा कंजर्वेटिव होना चाहिए फोर्स। तो देखिए यहाँ पे फोर्स कितनी है, फोर्स हमारी देखिए एक तो mg sin थीटा लग रही है, n लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है mg cos थीटा लग रही है। तो इसमें g के कारण जो हमारी फोर्स बन रही है वो हमारी जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक फोर्स हमारी मिली हमको जो है कंजर्वेटिव, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा 2 फोर्स और है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बच्चों है हमारे एक्सटर्नल फोर्स, ये प्रेजेंट है। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है हमारी फ्रिक्शन फोर्स, ये भी प्रेजेंट है। तो हमारी ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब देखते हैं अगर चौथी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इन दोनों को
इग्नोर कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स है तो उसके द्वारा किया गया वर्क 0 होगा, तो हमारा जो है एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब हमें सिर्फ देखना है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो कितना है। ठीक है, अगर ये हमारा 0 है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को देखते हैं। देखिए ये हमारी बॉडी है ऐसे, ठीक है, ये हमारी इस तरीके से बॉडी यहां रखी हुई है और इसके ऊपर इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ये इंक्लाइन प्लेन है और हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि इसके बीच जो एंगल हो गया 90 और वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे है हमारा 90 और कॉस थीटा जो होता है 0, तो वर्क हो गया 0, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा किया गया वर्क 0 है। अब आते हैं, देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क जो हो रहा है वो 0 है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगा सकते हैं, वरना हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, वरना हम नहीं लगा पाएंगे। तो बच्चों अब देखिए कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अगर वो 0 आता है तो हम जो है लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट। ठीक, अब देखिए हमारा क्या है, ठीक, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमारा बॉडी पे लग रहा है इस तरीके से, और जो है इसके इस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा हमारे पास 2 तरीके के मोशन हो रहे हैं और 2 तरीके का वर्क ये कर रहा है। एक तो हमारा हो रहा है रोटेशनल मोशन ओमेगा इस डायरेक्शन में, और दूसरा हो रहा है ट्रांसलेशन मोशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, रोटेशनल मोशन इस डायरेक्शन में, ट्रांसलेशन मोशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि ये वर्क जो ट्रांसलेशन मोशन के लिए भी कर रहा है और प्लस वर्क ये रोटेशनल मोशन के लिए भी कर रहा है। ठीक है, अब ये 0 होता है या नहीं ये देखते हैं। ठीक है, 0 होता है या नहीं ये देखते हैं। देखिए टॉर्क फ्रिक्शन फोर्स ये है हमारा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण टॉर्क हमको ऐसे मिल रहा है इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा टॉर्क है, और जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उसी डायरेक्शन में हमारा थीटा है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या होगा कि रोटेशनल मोशन के कारण जो वर्क हो रहा है वो हमारा हो रहा है पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा हो रहा है पॉजिटिव। अब देखिए फ्रिक्शन, अब ट्रांसलेशन मोशन में देखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, cos 180 हो जाएगा, इनके बीच में हमारा जो वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क निकलेगा एफ cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पे है 180, cos 180 होता है निगेटिव, यानी वर्क हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, यानी ट्रांसलेशन मोशन में हमारा वर्क हो रहा है निगेटिव। तो ये निगेटिव वर्क कर रहा है ट्रांसलेशन मोशन के लिए और रोटेशन मोशन के लिए कर रहा है पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अगर मैं इसका पूरा डेरिवेशन आपको कराऊं तो ये दोनों आते हैं बच्चों इक्वल। अगर डेरिवेशन करवाऊंगा तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, आप इतनी ही बात को, वो आपके स्कोप में भी नहीं है। ठीक है, तो आप इतनी बात करिए कि यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन में जो वर्क हम कर रहे हैं वो रोटेशनल मोशन में जो वर्क हम कर रहे हैं वो दोनों इक्वल आते हैं और अपोजिट साइन में आते हैं। तो जब इनको जोड़ा जाता है तो ओवरऑल वर्क हो जाता है हमारा 0, यानी कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स वो हमारा होता है 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 फोर्स थे, एक एक्सटर्नल फोर्स था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसके द्वारा भी वर्क डन 0 हो गया, और जो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसके कारण भी वर्क डन 0 हो गया। यानी हमारी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं जो रिक्वायरमेंट है हमारी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट। ठीक है, ये हमारी बात हो गई प्रूफ। अब हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमको रिजल्ट जो मिल रहे हैं वो सेटिस्फाइड होंगे उसमें कि नहीं होंगे। ठीक है, रिजल्ट जो मिल रहे हैं वो सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे उस चीज को हम देखते हैं, फिर उस पर करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम इस कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्या होता है, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, ये होता है हमारा। ठीक है, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, ये हमारी कंडीशन होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब हम
एक बेस मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। बॉडी ऊपर रेस्ट में है, नीचे आ रही है, ठीक, यहाँ पे रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी 0, तो 0 हो गया, प्लस बॉडी यहां से h हाइट पे है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh बराबर, ठीक है, mgh बराबर के फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब देखिए बच्चों, ये रोल करते हुए प्योर रोलिंग में नीचे आ रही है तो इसके पास दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होगी। एक तो होगी हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होगी हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम दोनों यहां पे लिखते हैं, तो 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, प्लस जब ये बॉडी नीचे आ जाएगी, यहाँ पे u हमने 0 लिया है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा हो गया फाइनल। अब ये बॉडी बच्चों प्योर रोलिंग में आ रही है, तो प्योर रोलिंग में जो है हमारा होता है ओमेगा इक्वल टू v/r, ये कंडीशन होता है, ठीक है। इसको हम यहां लगा करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो आया देखिए mgh बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I, ओमेगा की जगह हम ये रखेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से है, प्लस 0 ये आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां से जो है 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ गया 2 mgh बराबर mv स्क्वायर प्लस I बाई आर स्क्वायर v स्क्वायर, यानी कि आ गया m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, और ये आ गया 2 mgh, ठीक है, यानी कि हमारा v स्क्वायर हो गया, वो आ गया 2 mgh अपॉन, ठीक है, m प्लस I अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम m से अगर डिवाइड कर दें तो ओवरऑल आ जाएगा हमारा 2gh अपॉन 1 प्लस I अपॉन एम आर स्क्वायर, ये आ गया v स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ गया v स्क्वायर। अगर हम इससे v निकालेंगे तो बच्चों हमारा ये आ जाएगा इस तरीके से, v बराबर 2gh I 1 प्लस I बाई एम आर स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब ये बॉडी ऊपर से हमारी नीचे आएगी तो उस समय इसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। बच्चों जरा इसको देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। 2gh अपॉन 1 प्लस I बाई एम आर स्क्वायर, 2gh अपॉन 1 प्लस I बाई एम आर स्क्वायर, ये आ रहा है। ये हमने एनर्जी कंजर्व करके निकाला और ये हमने निकाला है जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से अप्लाई करके, ठीक है, दोनों बराबर आए हैं, यानी कि हमारा कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ऑन एन इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है बच्चों। और अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में, वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगा करके सॉल्व हो जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन फ्रिक्शन के फंसेंगे क्वेश्चन, और भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन फ्रिक्शन के कंसेप्ट से लगेंगे। बाकी वेलोसिटी निकालना है, ओमेगा निकालना है, कभी भी क्वेश्चन आता है कि नीचे आ गए तो ओमेगा कितना होगा, तो उसमें क्या है, v निकाल के आप आर ओमेगा से रख दीजिए, ओमेगा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाने से हमारा जो है क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब बच्चों इसी के ऊपर बेस एक जेई में क्वेश्चन आया था, ठीक है, हर एक किताब में है, मैं इसको आपको करवा देता हूं, ठीक है, उसको मैं करवा देता हूं और देखिए वो क्वेश्चन क्या था और कितना इजी है, ठीक। क्वेश्चन ये था हमारा कि इस टाइप से एक हमारे पास ये है और यहां तक ये जाता है, ठीक है, ये हमारा यहां ये इस तरीके का एक प्लेन है इस तरीके से, और यहां से हम क्या करते हैं, एक जो है बॉडी जो है ऐसे फेंकते हैं, इस तरीके से हम देते हैं, या v देते हैं ओमेगा देते हैं, इसको दोनों देते हैं, ठीक है, ये ऊपर जाता है और ये ऊपर जाके 3v0 स्क्वायर बाई, ठीक है, 3v0 स्क्वायर बाई 4g, इस हाइट तक ये चढ़ जाता है, ठीक है, 3v0 स्क्वायर बाई 4g, इस हाइट तक ये चढ़ जाता है। तो हमको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, हमको इसमें केवल लगा देना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट
और हमारा इससे जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा हमारा। ठीक है, हमारा क्या होगा, हमने किया के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, ये हमने लगा दिया इसमें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, और ये वी नॉट है, ठीक है, वो वी नॉट है, ये वी नॉट है। रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई, तो हम यहाँ देखेंगे तो हमारा होगा 1/2 mv नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस यू आई हमारा है 0 बराबर के एफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाके रुक जाएगा, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो आएगा हमारा mgh, और h है हमारा यहाँ 3v नॉट स्क्वायर बाई 4g। ये हमारा इस तरीके से दे रखा है। देखिए g से g कट गया, ठीक है, और यहां पर ये बॉडी प्योर रोलिंग में है, तो हम क्या करेंगे 1/2 mv नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 आई v नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं, बराबर ये आ गया हमारा 3/4 mv नॉट स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा 1/2 आई v नॉट बाई आर स्क्वायर बराबर 3/4 माइनस 1/2, ठीक है, 3/4 माइनस 1/2 mv नॉट स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, देखिए v नॉट से v नॉट हमारा क्या कट, और जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है i अपॉन 2r स्क्वायर बराबर 1/4 m, ठीक है, यानी i आ गया हमारा mr स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आ गया i। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि अगर ये बॉडी हम ऐसे रोल कराते हुए प्योर रोलिंग में इसको फेंकते हैं जो कि इस साइड तक जाती है, तो हमको ये बताना है कि ये बॉडी हमारी क्या है। ये बॉडी हमारी क्या है, मतलब स्फेयर है, डिस्क है, सिलेंडर है, रिंग है, क्या है, ये हमें बताना है। बच्चों ये हमको पता लगेगा इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इसका mr स्क्वायर बाई 2, तो या तो ये बॉडी बच्चों हमारी होगी डिस्क, ठीक है, ऑप्शन उसमें दिए रहते हैं, या होगी हमारी सॉलिड सिलेंडर, दोनों में से कोई भी हमारा हो सकता है, क्योंकि इन्हीं दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमारा होता है mr स्क्वायर बाई 2, और इस तरीके से इसका ऑप्शन जो भी आपको एबीसीडी में दिया हो उसको आप टिक कर देंगे तो आपका हो जाएगा सही। ठीक है बच्चों, तो ये जो है मेरा वीडियो आज का था, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, और इस पे मैंने आपको जो है सारा कंसेप्ट पूरा डिटेल में बता दिया है, सारा कंसेप्ट मैंने फुल डिटेल में बता दिया है। अच्छे 2-3 न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं, आपको समझ में भी आएंगे, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं और इजी हैं, मैंने टफ वाले क्वेश्चन आपको कराए, इजी क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आज मेरा जो है रोटेशनल मोशन का जो है सारा कंसेप्ट खत्म हुआ। अब मैं रोटेशनल मोशन में कोई वीडियो बनाऊंगा तो सिर्फ उसके न्यूमेरिकल के बनाऊंगा। तो आपने जो मेरे वीडियोस को देखा उसके लिए थैंक यू, आगे भी देखते रहिए, अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर में मैं मिलूंगा ग्रेविटेशन के चैप्टर में आपसे, और यहां तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।